आपको पता है कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है और चैप्टर 1 के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि आप सिर्फ एक वीडियो देखिए, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ये पता चले कि हमने पेपर में क्या लिख के आना है। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स, मतलब ये टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट में जो है ना फिजिक्स का क्या किरदार है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, फिजिकल फिनोमेना इज देयर बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, मतलब बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है। अगर आप टेक्नोलॉजी से फिजिक्स को हटा लें तो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो इसी वजह से आपको हर टेक्नोलॉजी के पीछे जो है ना फिजिक्स के उसूल नजर आएंगे। अब जैसे हम कुछ यहाँ पे मैं आप दो एग्जांपल बयान कर सकता हूँ और आप जो है ना अपने लिए जितनी भी एग्जांपल है ना आप लिख सकते हैं। जैसे buses, cars and motorcycles work on the principle of mechanics। आपको पता है कि बसेस की वजह से हम क्या कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह इनमें हम एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। तो ये जो सफर है ना ये मोशन है और मोशन जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के उसूल, और मैकेनिक्स क्या है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी के साथ हीट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। अब आपके पास जो हीट इंजन है वो किस पे वर्क करता है, थर्मोडायनामिक्स के उसूल पे करता है। तो इसमें मतलब आपको पता है कि हीट इंजन की वजह से हम फिर हीट एनर्जी दी जाती है और हीट एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तमाम इसी तरह आपको पता है कि हमारे जो दिल की धड़कन है वो भी इसी के उसूल पे मोशन करते हैं और ये तमाम चीजें हम चीजों को देखते हैं तो ये भी एक फिजिक्स के उसूल है। आपकी जितनी आपके पास मोबाइल है वो भी फिजिक्स के उसूल के मुताबिक बना है। आपका जो लैपटॉप है, ये सारी चीजें, मतलब आप कोई भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये दो लिखे, आप बिल्कुल आजाद है जो भी लिखे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये कह रहे हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी जो है ना वो दो डिफरेंट ब्रांचेस साइंसेस के हैं। हाउ फिजिक्स लिंक विद बायोलॉजी, तो किस तरह फिजिक्स जो है ना वो बायोलॉजी के साथ लिंक है। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, देखते हैं। हम लिखते हैं कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। हम मानते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी है ना वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बट स्टिल देयर इज अ डीप लिंक ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। लेकिन इसी के साथ जो आपके पास जो फिजिक्स है ना वो बायोलॉजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। किस तरह का है वो एग्जांपल में हम लिखते हैं। अब इसकी रीजन और एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। तो देखिए, एक्सरेज एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। आपको पता है कि एक्सरे जो है ना वो ये इन्वेंशन फिजिक्स की है। फिजिक्स वालों ने इसको जो है ना वो दरियाफ्त की थी। अब इसको यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिकल डिपार्टमेंट। आपको पता है, अगर आपकी मिसाल के तौर पर आपकी हाथ की ये उंगली जो है ना ये टूट जाए, अब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अब आपको किस तरह मालूम होगा कि मेरी उंगली जो है ना ये टूटी हुई है हड्डी। तो आप इस एक्सरे मशीन की मदद से आग सामने रखेंगे और एक्सरे गुजारेंगे, आपको एक्सरे आपकी इमेज आ जाएगी और इमेज से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उंगली जो है ना वो टूटी हुई है। अगर ये टूटी हुई है तो फिर आपके लिए वो डॉक्टर जो है ना वो कुछ पलस्तर वगैरह कर लेते हैं और आपका आज जो है ना वो उंगली जल्दी ठीक हो जाती है। अगर ये एक्सरे नहीं होती तो हमें ये चीज का इल्म नहीं होता। तो ये एक्सरे जो है ना ये फिजिक्स वालों ने बनाए हैं, लेकिन यूज हम मेडिकल डिपार्टमेंट में करते हैं। दूसरी चीज, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑर्गन एक्सप्लेन बाय फिजिक्स। अच्छा, ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना इस पे मसल वगैरह हो गए, इन पे जो है ना ग्रेविटी की जो इफेक्ट्स है कि ये किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमने फिजिक्स में बयान की गई है। अब फिर हमें कुछ और ये हमें यूज करते हैं कहाँ कहाँ से, बायोलॉजी में। हार्ट बीटिंग इन मेजर द स्टेथोस्कोप व्हिच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब अच्छा, हम जब दिल की धड़कन को नापते हैं वो स्टेथोस्कोप्स की मदद से नापते हैं और उससे हमें पता है कि हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल है या जो है ना वो तेज है, हमें कुछ मसला तो नहीं है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स वालों ने बनाई है, लेकिन यूज कहाँ पे हो रही है, ये हमारे पास यूज हो रही है मेडिकल फील्ड में यूज हो रही है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें कहते हैं व्हाई मेजरमेंट आर इंपॉर्टेंट। अब ये जो है ना ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आप डेली लाइफ में पूछ सकते हैं कि पैमाइश हमारे लिए क्यों जरूरी है, मतलब मेजरमेंट हम क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर फिजिक्स के हिसाब से हम देखें तो हमें पता है कि फिजिक्स डील विद फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो आपके पास जो फिजिक्स है ना वो डील करती है फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो हमें पता है फिजिकल वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम जो है ना मेजर कर सकते हैं, कोई भी बंदा जिसकी पैमाइश कर सकता है। तो अब देखिए, इसके हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। आप जो भी एग्जांपल लिखे, लेकिन हमने ये दो लिखे, तो आप लिखें तो विदाउट मेजरमेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स आर इम्पॉसिबल। पैमाइश के बगैर आप कोई चीज ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं।
ये तो आपको पता है। अगर आप दुकानदार के पास चले जाए और उनको कहे कि टमाटर दे दी मिसाल के तौर पर, अब मेजरमेंट आप नहीं बताएंगे, उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे, 1 किलो चाहिए 2 किलो चाहिए, तो फिर वो आपको क्या देगा। इसी तरह विदाउट मेजरमेंट पेशेंट आर अनेबल टू टेक करेक्ट डोज ऑफ मेडिसिन। इसी तरह मेजरमेंट के बगैर आपकी जो बीमार है ना, वो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कितनी डोज जो है ना वो दवाई ले ले, मतलब 1 चम्मच ले ले, 1 गोली ले ले, 2 ले ले। डॉक्टर उनको बताए कि आपने मेजरमेंट इतनी लेनी है। अगर आप इतनी नहीं लेंगे, ज्यादा दे देंगे तो फिर भी उनके लिए खतरा है, अगर कम देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगी, शायद वो उनकी बीमारी जो है ना वो बढ़ जाए। तो इस वजह से मेजरमेंट हमारे लिए डेली लाइफ में वो, फिजिक्स में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेली लाइफ में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताती है ना कि वाई एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज है, एक है बेस और एक है डिराइव्ड। तो आप प्रूफ कर ले कि एरिया जो है ना वो डिराइव क्वांटिटी क्यों है। अब इसका आंसर हम दे देते हैं कि एरिया इज अ डिराइव क्वांटिटी, लेकिन आपको पता है कि साइंस और स्पेशली फिजिक्स आपसे हर एक चीज की वजह जानती है कि ये क्यों है। तो देखिए रीजन में हम लिखते हैं कि इन केस ऑफ एरिया द बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ occur twice, thus area is obtained of by multiplying base quantity length with length। तो आप देखिए रीजन में हम ये लिखते हैं कि एरिया जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की जो है ना वो 2 दफा एरिया में आया है। अब एरिया का फार्मूला अगर आप देखें तो वो बराबर है L मल्टीप्लाई बाय L। तो L मल्टीप्लाई बाय L से जो हम यहाँ की जाती है तो इसको हम एरिया लेते हैं। एक्चुअल में एरिया जो है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, लेकिन ब्रेथ भी एक एक्चुअल में एक लेंथ है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है ना, तो इसको भी हम L लिख सकते हैं। तो इसी वजह से लेंथ L स्क्वायर हो गई। तो L स्क्वायर जो है ना दे दे कि जो बेस क्वांटिटी वो 2 दफा आई। तो हमने तो पढ़ा था कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ना वो बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल होगी। तो यहाँ पे L जो है ना 2 दफा मल्टीप्लाई हुआ है। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि एरिया क्या है हमारे पास, एरिया हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेम 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज अ बेस यूनिट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि यूनिट्स देखिए और ये कहां से डिराइव की वो भी लिखे। तो ये तो आपके पास लाखों हजारों यूनिट्स है, तो आप में से जो भी लिखना चाहते हैं ना आपकी अपनी मर्जी है, हमने कुछ आपको बयान किए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? क्यूबिक मीटर। अब ये जो डिराइव्ड यूनिट ऑफ इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी है तो वो है एम क्यूब। इस तरह दूसरी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डिराइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिराइव्ड यूनिट इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी वो है मीटर स्क्वायर। स्पीड आपके पास है मीटर पर सेकंड, और ये जो इसकी डिराइव्ड यूनिट आती है मीटर पर सेकंड। इसी तरह फोर्स की जो डिराइव्ड यूनिट है वो है न्यूटन, और ये आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक इजाफा लिखे हैं, शायद कभी कभी पेपर में आपसे 5 पूछी जाते हैं, कि इस दफा जो पेपर आए तो उसमें भी 5 पूछे गए थे, तो इस वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा लिखे हैं एरिया। तो मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, आप 5 लिखे 6 लिखे जितने भी आप देखें वो आपके बुक में टेबल मौजूद है, तो उस टेबल को याद रखें। अगर वो 5 मांगे 4 मांगे 6 मांगे जितनी मांगे तो आप आराम के साथ लिख सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, व्हाई फिजिक्स वी नीड टू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, हमें ये बताए फिजिक्स में कि हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों लिखते हैं। तो ये तो आम सी बात है, ये तो टॉपिक में भी मैंने क्लियर करवाया था कि देखिए फिजिक्स में हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज के साथ डील करते हैं, तो उसको आसानी के साथ लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ताकि आप पेपर में क्या लिखेंगे वो बताते हैं। इन फिजिक्स वी नीड टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। फिजिक्स में हमें जरूरत होती है साइंटिफिक नोटेशन में, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की मदद से we can express very large number or very small number easily। अब इसकी मदद से हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को आसानी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। A large number, a small number is represented n, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, can be expressed in term of number m, और उसको हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड पावर ऑफ 10, और फिर उसके साथ पावर ऑफ 10 को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको आपने पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो यहाँ से मतलब इसके बारे में जो डिटेल के साथ आपको वो वीडियो टॉपिक में मिली हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि पॉइंट को यहाँ 0 से फर्स्ट नंबर डिजिट के बाद ले जाए, तो 3 6 9 10 11, तो 1.5 जीरोस को हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखते। यही तो इसका फायदा है कि जीरोस को खत्म कर लेते हैं और यहाँ पे पावर ऑफ 10 आ जाती है, तो पावर ऑफ 10 कितनी होगी 11। अगर आप इसको जीरोस को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव आएगी, अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो फिर पॉजिटिव होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।